नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो डॉक्टर सरस्वती पांडे और डॉक्टर गोविंद पांडे की पुस्तक है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम अगला भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। अभी हम अध्ययन रीत काल से कर रहे हैं, उसमें हमने रीतबद्ध कवियों को पढ़ लिया है। आज हम रीत सिद्ध कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिएगा देखते हैं साथियों। तो हमारा वीडियो शुरू हो रहा है, तो देखते हैं। देखिए साथियों, इसमें रीत सिद्ध कवियों की बात कर रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। समझ लीजिए इसमें। तो जो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी और डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। किसने? बिहारी लाल को। ठीक है। और श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। पीयूष वर्षी मेघ कहा है डॉक्टर राधाचरण गोस्वामी ने। ठीक है। रीत सिद्ध कवियों में बात हो रही है, तो बिहारी लाल रीत सिद्ध कवि हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त और निम्नांकित है। देखिए, इसमें जन्म 1595 से 1663 के बीच है। जन्म स्थान इनका गोविंदपुर माना जाता है। पिता केशवदास हैं और गुरु नरहरिदास हैं। संप्रदाय निम्बार्क है और आश्रयदाता महाराज जयसिंह हैं। चलिए देखते हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दुआ छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हैं, देखिएगा। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और भेदें सकल शरीर। तो इस तरीके से ये बिहारी लाल की सतसई के बारे में ऐसा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर जॉर्ज गेशन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यूरोप मतलब जो पूरा यहाँ इन्होंने महाद्वीप में कह दिया है गियर्सन ने, तो इसमें बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना है ही नहीं, ऐसा गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन मानते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी। ठीक है। तो कृष्णलाल इनके बिहारी लाल के पुत्र हैं, उन्होंने भी बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में लिखी है। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार निम्नांकित हैं। चलिए देखते हैं बिहारी सतसई के टीकाकार कौन कौन है। यहाँ देखिए, कृष्णलाल कवि हैं, ये कृष्णलाल की टीका और प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन कर दिया है। सुरति मिश्र अमरचंद्र का टीका का प्रणयन दोहों में हुआ है। लल्लूलाल लालचंद्र का और प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। अंबिकादत्त व्यास ने बिहारी बिहार दोहे के भावों का रोला छंद में पल्लवन कर दिया है। और पदम सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण किया है। चलिए देखते हैं। आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगे सतसई फारसी भाषा में लिखा है। और जगन्नाथ रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 में हिंदी में खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका है। हिंदी की खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका है ये। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद निम्नांकित है। पंडित परमानंद जी हैं, इन्होंने श्रृंगार सप्तशती अनुदित नाम दिया है और संस्कृत भाषा है। और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी उर्दू भाषा में लिखा। अब बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है। सतसई माने 700 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 बताई है। कहीं 719, कहीं 713 है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के हिसाब से ये 713 मानी जाती है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा है। देखिए, अमरूक शतक संस्कृत में है। और हाल शालिवाहन गाथा सप्तशती प्राकृत से है। और गोवर्धनाचार्य आर्य सप्तशती संस्कृत से है। तो बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा है। तो यहाँ बताया गया है किन किन कवियों का उनकी रचनाओं का प्रभाव पड़ा है, वो आपको बता दी है। अमरूक, हाल और गोवर्धनाचार्य की ये रचनाएं हैं। चलिएगा देखते हैं हम अगला बिंदु। देखिए साथियों, अगले बिंदु की बात करेंगे तो संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। देखिए, हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं, ऐसा संस्कृत आचार्य बलदेव उपाध्याय मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी हैं, वो जान लीजिएगा। चलिएगा देखते हैं। देखिए, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान
बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य शुक्ल का ये भी कथन है। अगला कथन है आचार्य शुक्ल का कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये भी आचार्य शुक्ल मानते हैं। देखिएगा, जिस कवि ने कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। कह सकते हैं वर्तमान थी या विद्यमान थी, यहाँ कह सकते हैं। चलिएगा, अगला है बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विद्यमान विधान में दिखाई पड़ता है। ठीक है, बिहारी रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है, ऐसा आचार्य शुक्ल मानते हैं। देखिए आचार्य शुक्ल का और क्या कहना है। अगला कथन है कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों में सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थ पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष प्यारों में नहीं हो सकता। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। ये यहाँ पर आचार्य शुक्ल का मानना है। चलिए देखते हैं हम अगले बिंदु। ब्रंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेडवे में हुआ तथा इनके पिता का नाम शिरूप था। तो ब्रंद भी आपके कहें तो रीति सिद्ध कवि हैं। तो ब्रंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। ब्रंद की प्रमुख रचनाएं कालक्रमानुसार निम्नांकित हैं। तो चलिए देख लेते हैं ब्रंद की प्रमुख रचनाएं। देखिए, 12 मासा 1668 में है, 12 महीनों का वर्णन है। और भाव पंचाशी का 1686 के श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है। नयन पचीसी 1686 के नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है। पवन पचीसी 1691 का है, षट ऋतु का 56 छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा 1691 की आभूषण श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन है। और यमक सतसई में 1706 में 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है। यमक सतसई, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला हम देखते हैं साथियों, रीतकाल में हिंदी के अन्य प्रमुख रीतकालीन कवियों की रचनाएं निम्न हैं। देखिए, रसनिधि पृथ्वी सिंह है ना, और इसमें रचनाएं देखिए इनकी, रसनिधि इनको पृथ्वी सिंह कहेंगे। रत्न हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्व, 12 मासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। उसके अलावा निरप शंभुनाथ सिंह सोलंकी, नायिका भेद, नक्शिक, सात शतक और नेवाज का शकुंतल नाटक है। कृष्ण कविलाल का बिहारी सतसई की टीका और विदुर प्रजागर है। हठीजी का श्री राधा सुधा शतक और 103 छंद में है। और विक्रमादित्य का विक्रम सतसई और ब्रजलीला है। राम सहाय भगत राम सतसई और वाणी भूषण और व्रत तरंगिणी और ककहारा है। देखिए, बेनी वाजपेयी की बात करेंगे तो सचिव बेनी वाजपेयी की बात करेंगे तो फुटकर छंद और पजनेश प्रकाश, नक्शिक और मधुप्रिया। राम सहाय भगत का ककहारा जायसी की अखारावट की शैली में रचित है। अब देखिए, हम बात करेंगे रीत मुक्त कवि की। तो देखिए, रीत मुक्त कवि में सबसे पहले बात करेंगे, अभी हमने रीत सिद्ध को पढ़ लिया, रीतबद्ध को हो गया, अब रीत मुक्त। तो आलम जाति के ब्राह्मण थे, आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। आलम ब्राह्मण थे लेकिन शेख नाम की एक रंगरेजिन थी, उससे मुसलमान करके उन्होंने आलम नाम रख लिया। खैर, और आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां आलम केली, माधवा, नल कामकंदला, सुदामा चरित और श्याम स्नेही है। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है वो जान लेते हैं। ये प्रोमोन्मत्त कवि थे, अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता थी। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान घनानंद की कोट में ही होनी चाहिए, ऐसा भी यहाँ आचार्य शुक्ल मानते हैं। आचार्य रामचंद्र ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। कौन? घनानंद, ठीक है। अब घनानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है, वो जान लेते हैं। घनानंद भी हमारे रीतमुक्त कवि हैं। तो चलिए, घनानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, 1689 में जन्मे, 1739 में यहाँ इनका मृत्यु है। जन्म स्थान बुलंदशहर है।
और मृत्यु स्थान वृंदावन है। संप्रदाय निम्बार्क है। प्रेयसी गणिका सुजान जो थी, और आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले। गणानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने दो सवैये लिखे जो निम्न हैं। देखिए क्या दो सवैये हैं वो भी पढ़ लेते हैं साथियों, बहुत सुंदर सवैये हैं, देखिएगा मैं आपको सुनाता हूँ इनको। चलिए देखिए। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेदों को जाने, जो वियोग की रीति में कुविद भावना भेद स्वरूप को जाने, चाह के रंग में भी जो हियो बिहोरू मिले प्रीतम साति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रह सोघन जुके कवित बखाने। तो इस तरीके से एक छंद ये है, सवैया छंद है, और एक सवैया छंद है, इसको भी सुनिएगा। देखिए तो ये लिख रहे हैं घनानंद के संदर्भ ब्रजनाथ जी। देखिए अगला ब्रजनाथ जी क्या लिख रहे हैं वो समझिए, सुनिए। तो प्रेम सदा अति ऊंचे लय हैं, सो कहें इह भांति की बात छकी, सुन के सब के मन लालच दौरे पे पौरे लखे सब बुद्धि चकी, जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीण ने कीमती जाति जकी, समुझे कविता घन आनंद की ही आंखें नेह की पीरत की। बड़ा सुंदर देखिए सवैया छंद है, कितना माधुर्य है इनमें। तो इस तरीके से ये इनके छंद हैं, तो इनको पढ़ सकते हैं, इनको आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। अगला देखिए घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां जो हैं हम उनके बारे में भी यहाँ बात करेंगे, देखिएगा। तो घनानंद के बारे में यहाँ देखिए, सुजानसार, इश्कलता, विरहलीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली और यमुना यश, ये घनानंद की प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा इनकी विरहलीला ब्रजभाषा में है किंतु फारसी के छंद में है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियां महत्वपूर्ण है, वो जान लीजिए। देखिए घनानंद के बारे में आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं वो समझ लीजिएगा साथियों, देखिएगा। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कौन कह रहे हैं? आचार्य शुक्ल कह रहे हैं, इतना सुंदर। और प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। अब देखिएगा इनका अगली इनके बारे में कथन है कि घनानंद जी उन ब्रले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं की थी। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में भी अव्यवंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। अगला देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि रीतकाल की बौद्धिक बरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हो हृदय को चीर देती है और मन सहज की मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में हीरो रहा है। मतलब इन्होंने बहुत ही सुंदर और मौलिक कविता करने वाले एक कवि घनानंद हुए, उनके बारे में इतना सुंदर लिखा है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह के बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। पन्ना के दरबार का की सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करती थी। बोधा की प्रमुख रचना है ब्रह बारिश, इश्कनामा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की है। असली वाले प्राचीन ठाकुर, असली वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। रीतकाल की रीत मुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुर दास था। अब चलिएगा देख लेते हैं हम रीतकाल में और कुछ बातें। तो ठाकुर के आश्रयदाता ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर के नरेश राजा केसरी सिंह था और उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख कृतियां हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में क्या लिखा है वो भी समझ लीजिए। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, ना कि कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान, न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेका अनेकांगदर्शी कवि थे। अब देखिएगा द्विज।
द्विजदेव महाराज मानसिक अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगारवती, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। तो साथियों, ये आज हमने पढ़ लिया रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतबद्ध कवि। हम इससे पहले वीडियो पढ़ चुके थे। तो अगले वीडियो में साथियों हम रीतकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके अलावा भी और रीत काल के जो काव्य और कवि हैं उनके बारे में भी हम कहेंगे, तो जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा, हम देखते हैं अगली बार जो हमारा वीडियो है उसमें हम रीतकाल के कवियों महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ साथियों। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।